आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 के उन सभी हेडिंग्स की बात नहीं करेंगे जो हमें क्लासों में पढ़ने होते हैं। हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 के सिर्फ उन हेडिंग की बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदे क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसकी जितनी भी डिटेल्स में होंगी हम बातें करेंगे। किसी प्रकार की अगर कोई डाउट्स होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी एक एक करके पूरी कोशिश की जाएगी कि सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए। इसके लिए इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें देखेंगे वीडियो की थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन छोटा बना दिया हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए ड्यूरेशन बड़ी होनी चाहिए। ये एक ही वीडियो 2 वीडियो में होनी चाहिए कि मैक्सिमम चीज़ें एडजस्ट हो जाए। तो इस वजह से जो ये वाली वीडियोज अपलोड होने जा रहे हैं ये थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेगा। सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा, ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि इसके पहले आप कभी क्लास में पढ़े नहीं हो। सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स में मिलेंगी। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पहले से आप वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सबों को भी आसानी से ये कंसेप्ट सीखने को मिल जाए और बेहतरीन मार्क्स हासिल करें, जिसमें आपका एक बहुत बड़ा सहयोग भी होगा। चले हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में, देख लो विद्युत क्षेत्र की, ये थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, आप कह सकते हो, यू कैन से ये माइनर मिस्टेक। विद्युत क्षेत्र ने वैद्युत द्विध्रुव की, यहां द्विध्रुव रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या करिए, प्राप्त करिए। तो याद रखना इसमें देखो कितना नॉलेज है ये मैटर नहीं करेगा, लिखने के क्या क्या तरीके हैं, आपको कैसे कैसे लिखने हैं, लिखने की प्रोसेस क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। हालांकि ये पहले चैप्टर से हम पढ़ते हुए आए हैं, फिर भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है तो उसमें ये आ सकता है। तो ये इसके पहले वाले वीडियोज में भी ये सारी चीजें, चैप्टर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सेलेक्ट किया था उसमें वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है उदाहरण सहित लिखे। फिर भी मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स नहीं दूंगा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है ये डेफिनेशन आया है तो मैं आपको बता दूंगा। पूरी डिटेल्स में जानना होगा, इसके पहले वाले वीडियोज को देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल्स में वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें बनाया है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, इसका परिभाषा आपको यहाँ मिल जाएगा कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देख लो समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक प्लस क्यू तो दूसरा क्या है माइनस क्यू, और एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, 2l भी ले सकते हो। तो इस पूरे सिस्टम का नाम क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट मीन्स वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का हम आसानी से यहाँ परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा देंगे, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये फिगर रहेगा। ठीक, यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहां तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं ना, तो इसमें और चीजें लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स में आएंगे, 2 नंबर का ये डेरिवेशन और 1 नंबर का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो आपको यहां मिल गया कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेरिवेशन बाकी है यहां। ये
अब यह है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। इसका मतलब कि एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो कह रहा है इसके अक्षीय स्थिति पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या फार्मूला निकलेगा, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और इसके अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु से हम जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना आवेश मिलकर करते हैं उन आवेशों से दूरियां पता करेंगे। दूरी पता हो जाएगा तो विभव निकल जाएगा। तो इसके लिए फिगर बनाएंगे, ऐसे देख लें, यहां फिगर है। इस फिगर में क्या है, एक ये द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। इसकी लंबाई कितनी है, 2a। गौर करना जरा, एक यहां एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्योंकि जो चीजें इसमें दी हुई है ना उसे लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर में जो चीजें दी हुई होती हैं उसे पूरी डिटेल्स में लिखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे डेरिवेशन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चित्र में एक ये द्विध्रुव है और यह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है, 2a। देखो यहां लिखते गए हैं हम कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है, 2a। अब देखो इसके बाद इसका यहां एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, p से, तो ये भी लिखे हैं। एवं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, p है। इसके बाद देखो इसके मध्य में बीचों बीच में एक बिंदु O लेंगे और इससे r दूरी पर यहां एक बिंदु P ले लेंगे और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। देखो ये भी लिखे हैं कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। इसमें माइनर मिस्टेक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया है, यहां वैद्युत विभव रहेगा यहां। वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। देखो जो चीजें मैं यहां, देखो इस फिगर में जो चीजें मैं दिखा हूं ना वो चीजें लिख दिया हूं। क्या देखें, चित्र में एक द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है। देखो लिखिए कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण p है। इसके बाद क्या है, इसके मध्य में एक बिंदु O है जिससे r दूरी पर एक बिंदु यहां P है जहां वैद्युत विभव की, इनके कारण वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी। तो ये भी लिखे हैं यहां, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी। इसमें देखो, इसमें मैं मान लिया हूं कि इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V1 है। इसको मैं रीराइट कर ले रहा हूं एक बार फिगर को। ये प्लस Q है और मान लिया है कि प्लस Q से ये कुछ दूरी पर यहां एक ये बिंदु P है और मान लिया है कि इस प्लस Q के कारण P पर विभव कितना है, V1, और माइनस Q के कारण P पर विभव कितना मान ले रहे हैं, V2। ये थोड़ा सा ज्यादा दूर है, ये बिंदु P है, इस P पर विभव कितना मान ले रहे हैं, V2। तो लिखे हैं ये भी लिखे हैं कि यदि प्लस Q एवं माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्रमशः V1 तथा V2 और V1 V2 दोनों का रिजल्टेंट कितना मान ले रहे हैं, V, दोनों का परिणामी कितना मान ले रहे हैं, V। तो देखो फिगर में जो चीजें दी हुई है मैंने आपको यहां लिख के दिखाया है, क्या कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। यदि प्लस Q एवं माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्रमशः V1 तथा V2 और परिणामी विभव V हो, तब यह है। अब देखो हमारी बातें ये चली थी कि हमें विभव की गणना तब मिल पाएगा जब हमें ये पता हो जाए
कि चार्ज कहाँ है और जिस बिंदु पर विभव निकालनी है उस चार्ज से बिंदु की दूरी कितनी है, ये मैटर करेगा। हमें क्या पता हो जाए, हमें ये पता करना है सबसे पहले कि वह चार्ज क्या है और उस चार्ज के कारण जिस बिंदु पर विभव निकालनी है उस बिंदु की चार्ज से दूरी क्या है। ये पता हो जाए तो सब निकल जाएगा। कैसे पता होगा ये देख लो। ये पता करने के लिए आप खुद यहां पे हल्का सा दिमाग लगाओगे, हल्का सा। मान लो पूरा द्विध्रुव की लंबाई 2a है। आज जब भाई बीचों बीच में मध्य बिंदु O लेंगे तो आप बताओ ये वाला कितना होगा, तो बोलोगे a, और ये वाला भी क्या हो जाएगा a। इसका मतलब यहां से ये भी a हो जाएगा और यहां से ये भी इतना a। ऐसे हमको यहां से दूरी पता है, ये दूरी पता है कि O से P की दूरी r है, ये पता है, लेकिन इस प्लस Q से P की दूरी ये नहीं पता है। तो अगर हम एक मेथड ये लगाएं, एक मेथड, और वो मेथड क्या है थोड़ा सा गौर करना। इसको खत्म कर लेना। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे दूरी r में से अगर ए वाला इतना काट के निकाल दूं तो क्या ये नहीं बच जाएगा, तो वही करो। तो है पूरा यहां से यहां तक की दूरी क्या है r, इसमें से हम घटा देंगे a, तो इस प्लस Q से P की दूरी हो जाएगा r माइनस a। ठीक, यही समझना है कि प्लस Q से P की कोई दूरी पूछे तो क्या बोलोगे आप, r माइनस a। ठीक, अब देखो अगर कोई माइनस Q से इस P की दूरी पूछे तब क्या बताओगे, तो बोलोगे हई वाला दूरी तो पता है कि r है, अगर इसमें इतना और जोड़ दे तो पूरा हई दूरी पता हो जाएगा। क्यों, तो हम देख रहे हैं ये वाला दूरी r है और ये वाला जो बची हुई है ये इतनी दूरी ये a है। तो अगर ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ दें तो ये पूरा दूरी हो जाएगा। तो माइनस Q से P की दूरी पता हो जाएगा, तो ये वाली दूरी r और ये वाली दूरी a, तो पूरा दूरी हो जाएगा r प्लस a। ठीक, पूरा दूरी क्या हो जाएगा r प्लस a। तो पता चल गया कि माइनस Q से P की दूरी कितनी हो गई, r प्लस a। तो माइनस Q से P की दूरी r प्लस a, ये r प्लस a। ठीक, विभव निकल गया। कैसे, इसके पहले में हम फार्मूले का डेरिवेशन जब किए थे तो उसमें आपको एक चीज बड़ी क्लियरिटी बताए थे, क्या कि अगर यहां पे कोई बिंदु आवेश Q पता हो और इस बिंदु आवेश से यहां कोई कुछ दूरी पर कोई बिंदु P हो, तो आवेश Q से P की दूरी अगर पता हो तो इस Q के कारण P पर विभव निकल जाएगा। इस Q के कारण P पर विभव V का मान क्या होगा, तो सिंपल V बराबर लिख लेना K, V बराबर K, और ये आवेश बट्टे दूरी कर देना Q अपान R, दैट्स रिजल्ट। ये सिंपली बताना है। अगर हमें कोई चार्ज पता हो जाए और उस चार्ज से जिस पॉइंट पे विभव निकालने है वह पॉइंट पता हो जाए तो उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पे विभव निकल जाएगा। क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा Q आवेश बट्टे दूरी। सिंपली देखो, अब आप यहां बता सकते हो, यहां एक प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q से R माइनस A दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव कितना है V1। मैं पूछूं V1 का मान क्या होगा, तो सिंपल बोलोगे V1 बराबर K और बोलोगे आवेश बट्टे दूरी यानी Q अपान क्या बोलोगे R माइनस A। ये रिजल्ट है। अब देखो माइनस Q से R प्लस A दूरी पर एक बिंदु P है जहां विभव क्या है V2। अगर मैं पूछूं V2 का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे V2 बराबर बोलोगे K और ये बोलोगे आवेश बट्टे दूरी यानी माइनस Q अपान क्या बोलोगे R प्लस A। बस यही आपको याद रखना है, खत्म।
तो अब मैं पूछूं कि V1 का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे के क्यू अपान आर माइनस ए, और V2 का मान क्या होगा तो क्या बोलोगे के माइनस क्यू अपान आर प्लस ए। तो बस यही चीज़ें यहाँ आपको लिखना है। V1 और V2 आया है तो आप V1 बराबर क्या लिखोगे, V1 बराबर आप लिखोगे के, और ये Q अपान क्या लिखोगे आर माइनस ए। दोबारा सुन लो, मिटाने का मजा ले लो, बोलो। V1 बराबर आप क्या लिखोगे, सिंपल लिखोगे के, और ये आवेश Q बट्टे दूरी क्या लिख लोगे आर माइनस ए। देखो यहाँ पे V1 इक्वल टू के आवेश Q बट्टे आर माइनस ए, और V2 बराबर के आवेश ये माइनस Q बट्टे आर प्लस ए। तो V2 बराबर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे V2 इक्वल टू क्या लिख लोगे के, और आवेश क्या है इसमें तो माइनस Q, अब बट्टे नीचे क्या हो जाएगा आर प्लस ए। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अभी पढ़े हो, यहां देखो V1 और V2 इन दोनों का परिणामी विभव कितना है। भी परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब कुल, कुल का मतलब जो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी V1 V2 का परिणामी भी है। दैट मीन्स V1 और ये V2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा V। तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2। अब इसमें आपको आसानी से यहाँ रिजल्ट फाइंड कर लेने हैं। कैसे है, V1 इक्वल टू V इक्वल टू है तो लिखो, या V1 है, V1 का मान क्या दे दिया है सिंपली के Q अपान क्या दे दिया है R माइनस ए। बोलो यार, अब प्लस यहाँ V2 है, V2 का मान क्या दे दिया बोलोगे के माइनस Q अपान नीचे क्या दे रखा है R प्लस ए। अब जो चीजें आपको कॉमन दिख रही है आप उसको बाहर कर लीजिए। तो ये V इक्वल टू हम देख रहे हैं के क्यू यहाँ भी है, के क्यू यहाँ भी है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे अपना के और Q। तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर के क्यू निकल गया तो एक, नीचे क्या है R माइनस ए। और जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो एक, और नीचे क्या बचेगा R प्लस ए। ये ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, तो V बराबर हो जाएगा आपका ये के क्यू, तिरछा गुणा करो, R प्लस ए का गुणा एक में करेंगे तो R प्लस ए, माइनस R माइनस ए का गुणा एक में करेंगे तो R माइनस ए, और नीचे एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये ठीक। इसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ ये V इक्वल टू आपका हो जाएगा के क्यू। जब आप ये कोष्टक खोलोगे आगे माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो बदलो, तो ये तो सेम रहेगा, R प्लस ए में कोई चेंजिंग नहीं, माइनस। आई माइनस के आगे वाला कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ R है तो सिंपल हो जाएगा R, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू ए, और डिवाइडेड बाई नीचे ये क्या लिखा है आपका R का स्क्वायर माइनस क्या है a का स्क्वायर। अब आप पढ़े हो फिजिक्स में, जो दूरियां छोटी होती हैं उन्हें जोड़ते और घटाते वक्त छोड़ देते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसमें देखो इस R और इस A में छोटा कौन है, R और A में छोटा कौन है, तो देखोगे A इज वेरी वेरी लेस देन R। हम देख रहे हैं कि जो चूंकि A है ये वेरी वेरी लेस देन क्या है R। तो अगर कोई राशि छोटी होते इस R और A में, A बहुत छोटा है, तो लिखे कि A इज वेरी वेरी लेस देन R, A इज वेरी वेरी लेस देन R, A इज वेरी वेरी लेस देन R। इसका मतलब कि जो ये A है ये बहुत ही R से क्या है, छोटा है। तो अगर कोई राशि छोटी होती है तो उसका वर्ग करते हैं तो वह और छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब कि A स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए A स्क्वायर को छोड़ने पर भाई क्या करेंगे, इसको लेके छोड़ देंगे।
छोड़ने पर एक चीज है, यानी ए स्क्वायर को हमको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद हम एक और फार्मूला पढ़े हैं कि एक P इक्वल टू फार्मूला मिलता है 2a और q। इसका मतलब कि 2a और q जहां आएगा वहां पे रखेंगे P, बट अभी नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ने के बाद ये v इक्वल टू आपका हो जाएगा k, ये q, और यहां देखो r यहाँ माइनस में या प्लस में कट जाएगा, एक a और एक a मिल के क्या हो जाएगा 2a। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये के क्यू है तो हो जाएगा के क्यू। आइए एक ए और एक ए मिलके क्या हो जाएगा 2a, और नीचे क्या बचेगा, हाई ए स्क्वायर को छोड़ ही देना है तो सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर। अभी आपको फार्मूला हम बताए हैं कि चूंकि P इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2a और q, इसका मतलब 2a और q जहां आएगा वहां पे अकेले क्या रख देंगे P। तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या मिल गया, ये v इक्वल टू मिल गया, यहाँ k है और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पढ़ चुके हो। और देखो 2a और q तीन राशि के जगह पे अकेले क्या हो जाएगा P, तो है 2a और q के जगह पे क्या हो जाएगा P, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है रिजल्ट है, खत्म। इतना ही लिखना ही है बस। देख लो, बहुत बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स आपको मिलेगा। देख लो एक नज़र तो फटाफट। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन कहा था, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सारी काम किया। क्या कहा था, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करिए। मैंने विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिखा और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया। कितना नंबर क्लियर होंगे, 3 मार्क्स। अब आगे देखो, ये वाला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स में, ये सिर्फ इतना पूछेगा तो नियर अबाउट 2 मार्क्स तो कंफर्म है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। कह रहा, सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है। अब कैसे प्रूफ करोगे कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा, कैसे क्लियर करोगे? तो इसको क्लियर करने के लिए फिर वही काम करेंगे। क्या कह रहा है, निरक्षीय स्थिति में किसके कारण, तो अभी पढ़े हो, इसमें मान लो वैद्युत द्विध्रुव नहीं दिया है, लेकिन फील कर लेना है आपको कि कह रहा है सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। नहीं दिया है कि किसके कारण विभव, तो ये फील कर लेना है निरक्षीय स्थिति बनता किस में है, वैद्युत द्विध्रुव में। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यूं कुछ अलग हुआ कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां वैद्युत द्विध्रुव नहीं दिया है, फिर भी फील करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, फिगर देख लेते हैं यार। ये है सेम कि एक द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है, टोटल 2a। ये नहीं दिखाया गया है, मैं दिखा देता हूं। इसकी लंबाई कितनी है 2a, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दिखाया गया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिख दे रहा हूं p। इसके मध्य में बिंदु O नहीं दिखाया गया तो लिख दे रहे हैं इसके मध्य में बिंदु O है। इससे देख लो, सिंपली जो चीजें पीछे बढ़ाया है ना वही चीजें लिखने हैं, थोड़ा सा बदलाव है आप लिख ही सकते हो। क्या देख लो, चित्र में एक ये द्विध्रुव है और ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई क्या है 2a और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p। यहां लिखा है चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है।
उसके बाद इसके मध्य बिंदु ओ से आप देख लो, इसके मध्य में जैसे ही बिंदु ओ लेंगे, है द्विध्रुव की लंबाई टोटल क्या है 2a, अब मध्य में बिंदु ओ लेंगे तो इधर वाला क्या बन जाएगा a और इधर भी क्या हो जाएगा a, टोटल जोड़ेंगे तो 1a मिलके फिर क्या हो जाएगा 2a। तो इसका मतलब इसकी टोटल लंबाई 2a है और जब आधा करेंगे तो ये भी a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a। तो इसके मध्य बिंदु जो o है, इससे ये r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक यहाँ बिंदु P ले लिए है। निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके अक्ष को छोड़ के ऊपर या नीचे हो, तो ऐसे स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले लिए है जहां इन दोनों के कारण विभव निकालनी है। तो यही चीजें यहां लिखा है कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2am द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर चाहे विषुवत रेखा कह लो या निरक्षीय स्थिति कह लो, दोनों के माने एक क्या भइल, निरक्षीय स्थिति। आ रहा है मेरी बात समझ में? इस निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। माइनर मिस्टेक यू कैन से। वैद्युत विभव की मिस प्रिंट कर दिया है सब। वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, लिखा गया है। अब देखो जितनी चीजें मैं आपको यहां बोला हूं कि चित्र में एक ये द्विध्रुव है और ये -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2a है और द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर विषुवत रेखा कह लो या निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसमें यह हम मान लेंगे कि माना +q के कारण बिंदु P पर विभव V1 और -q के कारण क्या हो V2 और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो V, तब डेरिवेशन करेंगे। तो ये भी चीजें यहां लिख दिए हैं कि यदि +qm -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्रमशः V1 और V2 एवं परिणामी विभव V हो, तब बोलो क्लियर हो गया। तो अब क्या निकलेगा V1, V2 और V का मान। पहले हम कोशिश करेंगे V1 का मान निकालने। पहले हम किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे V1 का, फिर किसका निकालने की कोशिश करेंगे V2 का, उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकलेगा कैसे। ये देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हमको देख लो कुछ भी ज्यादा वर्क नहीं करने हैं, हमें इसमें सिर्फ ये देखने हैं कि आवेश क्या है और आवेश से जिस बिंदु पे विभव निकालनी है उस बिंदु की दूरी क्या है। रिजल्ट मेरे सामने है, ठीक है। देख लो हम देख रहे हैं ये वाली दूरी, देख लो ये दूरी हम कहां से लेके आए, थोड़ा सा ये बता रहे हैं, हल्की सी मिस्टेक हुई है। ये r² को आप x² हो गया है, ये r रहेगा यहां। ये कैसे ये आया है तो आप देख लो, ये वाला थोड़ा सा ले रहे हैं ऐसे, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई कितनी है r है, इसकी निकालनी है। कैसे ये वाला कैसे आया, तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में इस भुजा का नाम होता है कर्ण, इस भुजा का नाम क्या होता है लंब, और इस भुजा का नाम क्या होता है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़ते हैं ऐसे कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ये हो जाता है लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। अब देखो ये कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं दिया है, ये निकालने हैं, तो सेम ये कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये लंब है, लंब का मान नाम क्या दे दिया r, तो होगा r का स्क्वायर। आधार है, आधार का मान क्या दे दिया है a, तो होगा a का स्क्वायर। अब वर्ग को जब आप इधर भेज दोगे तो ये कर्ण बराबर सिंपली क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये r का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया a का स्क्वायर। तो देखो वही वाला ये आ गया है, क्लियर हो गया। इसका मतलब कि इसकी लंबाई अगर r और इसकी लंबाई a दिया हो तो इस तिरछा वाले की लंबाई अंडर रूट में इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा सिंपली। ये अगर a ये r, तो कर्ण का लंबाई क्या होगा अंडर रूट में है r का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। इधर भी ऐसा ही होगा, मान लो इधर भी एक इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी है r,
इसकी लंबाई क्या है a, तो इस वाले भुजा की लंबाई पूछेंगे तो बोलोगे अंडर रूट में ये r का स्क्वायर प्लस क्या बोलोगे a का स्क्वायर। सिंपल, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट लगा लो, ये r का स्क्वायर प्लस क्या हो गया a का स्क्वायर, खत्म। इतना करने की जरूरत नहीं, फिलहाल समझा दिए हैं कि आपको अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप देख लोगे। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे। ये समझाने के लिए आपको बताया है, हमारा काम ये नहीं है, हम आगे चल रहे हैं। अब यहां देखो, हमें ये क्लियर हो गया। हम देख रहे हैं कि इस माइनस, यहां देखो प्लस क्यू से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर एक बिंदु P है, और इधर आप देख लो यहां माना गया है कि प्लस क्यू के कारण विभव कितना है V1 और माइनस क्यू के कारण क्या है V2। तो अगर V1 V2 का मान पता हो जाए तो हम आसानी से कर ही सकते हैं यहां पे। तो हम देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना माने हैं V1। तो अगर मैं पूछूं कि V1 का मान क्या होगा तो सिंपल बोलोगे V1 बराबर K, और प्लस क्यू से, ध्यान से सुन लो कि प्लस क्यू से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी पर एक बिंदु P है, और इस प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना है V1। तो V1 का मान पूछेंगे तो बोलोगे V1 बराबर K और आवेश बट्टे ये दूरी, यानी Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। बस दोबारा सुन लो क्या मैं बोला हूं कि अगर हमें आवेश पता हो जाए और आवेश से P की दूरी पता हो जाए तो विभव निकल जाएगा। कैसे? सिंपल लिख लोगे आप V1 बराबर, आराम से आप लिख लोगे K और आवेश बट्टे दूरी कर दोगे। आवेश क्या है Q और दूरी क्या है, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस सिंपल। ऐसे ही इस माइनस क्यू के कारण P पर विभव कितना माना गया है V2। तो मैं पूछूं V2 का मान क्या होगा, तो सिंपल बोलोगे K पहले लिख लो और आवेश बट्टे दूरी, माइनस क्यू अब बट्टे दूरी इसकी कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर। देखो ये निकल गया। तो यही काम आपको यहां करना है कि जो V1 और V2 आया है, यहां से ये V1 और V2 का मान उठा के वहां पे भर देना है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है। जो ये V1 और V2 आपके सामने ये दिख रहा है ना, इसी का मान उठा के कहां से भर देना है आपको, यहां से। तो यही वाला मान उठा के लेके चलो और आप वहां पे भर लो। यहां देख लो, ये आपका V1 का मान हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका V2 का मान, यही वाला उठा के भर लो। ये देखो V1 V2 का मान आ गया आपका, ठीक। अब इन दोनों का परिणामी देख लो, परिणामी कितना बोला गया है भाई, V1 और V2 का परिणामी क्या है V, यानी V बराबर क्या होगा V1 प्लस क्या होगा V2, यानी इस V1 और V2 दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या है V। तो V1 प्लस V2 बराबर क्या लिख लिए V। अब यही चीजें आपको यहां लिखने हैं। देख लो ये क्या मिल जाएगा अब आपका, अब देखो ये V इक्वल टू यहां V1 है, V1 का मान क्या है आपका, ये आपका है Q बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो लगा लो प्लस। यहां V2 है, V2 का मान आपका क्या है K, और ये क्या है माइनस Q बट्टे अंडर रूट में क्या है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सेम है। अब जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका K और ये Q अपान अंडर रूट में क्या होगा ये आर का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर।
और जब कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, और क्या हो जाएगा ये के और क्यू बटे अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए का स्क्वायर। देख लो के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घट जाएगा तो क्या मिल गया, 0। यही प्रूफ करना है, ठीक है। विभव कितना हो गया, 0। क्वेश्चन में देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको ये फिगर बनाया, उसके बारे में बताया और ला के यहाँ पे विभव कितना प्रूफ कर दिया, 0। ये हमारा रिजल्ट हुआ। बोलो डन। किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, एकदम आसान सी आसान भाषा का इस्तेमाल करके आपकी क्वेश्चन प्रूफ हो रही हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। जस्ट अभी देखे हो ना विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा, उसी से आपका काम चल जाएगा कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जस्ट इसी वीडियो में पहला वाला प्रश्न में देखे हो, लेकिन आगे और भी है। कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करिए, ठीक है। जबकि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पे हो, थीटा कितना एंगल पे हो, थीटा एंगल। सिंपली कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करिए। और कह रहा है जबकि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो। लो पहले नंबर एक समान, ये वाला तो आप परिभाषा लिख ही लोगे, ये इतना। अभी जस्ट इसके पहले स्टार्टिंग में वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा दिया है कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विपरीत आवेशों के संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिगर बना के छोड़ दिए। प्रॉब्लम इसके बाद क्रिएट करता है, क्या लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करिए, जबकि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, तो उसके स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होगा ये फाइंड करने हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये फाइंड करने हैं। देखिए यहां फिगर है, देख सकते हो फिगर कि चित्र में एक द्विध्रुव है और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2a, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दिया है तो कितना मान लेंगे p। और ये एक समान इस वैद्युत क्षेत्र E में कितना एंगल पे स्थित है, थीटा कोण पर देखो क्या है स्थित है। सब दिख रहा है सामने यार, और जो चीजें दिख रहा है यही चीजें उसमें लिखने भी है, कोई नया भी नई चीजें लिखने, जो दिख रहा है वही बस लिख देने हैं कि चित्र में एक द्विध्रुव है ये, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2a है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण p है। दोबारा सुन लो ना मैं क्या कह रहा हूं। चित्र में एक द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर क्या है स्थित है। बस यही चीजें लिख देना है। देखो ना यहां लिखे हैं कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a एवं द्विध्रुव आघूर्ण p है, और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या है स्थित। कितना कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर। कितना कोण पर भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह कितना कोण पर स्थित है, थीटा कोण। अब देखो क्या करेंगे, इन पे गौर करना। कहां चला आया, ये थीटा कोण पर स्थित है। अब थोड़ा सा इस पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें फोकस करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव सिरा है ऐसे,
पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव। भाई ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, ये प्लस इस प्लस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर भी लगेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो ये एक फोर्स का अनुभव करेगा। ये फोर्स क्या होगा, तो ये होगा F बराबर, ये भी होगा QA, और ये भी F इक्वल टू क्या होगा QA। भाई एक ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा निगेटिव। तो एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक ऐसे, ये द्विध्रुव है, इस पे दो फोर्स काम करेंगे तो ये ऐसे ही ना घूमेगा भाई, ये बोलो यार। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव पे दो फोर्स विपरीत डायरेक्शन में काम करेंगे तो वह घूमेगा, और जब घूमेगा तो बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण करेगा। सिर्फ बल का नहीं, इसमें बल F के जगह पे हमको मिलेगा बल युग्म का आघूर्ण टाउ। ये एक बल युग्म का आघूर्ण का निर्माण करेगा, जिसके कारण ये ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आप छोड़ दोगे तो भी ऐसे घूमेगा, काम ही ऐसा घूमना। ये घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे घुमाएगा। हमें काम कब है क्यों होगा, हमें काम तब होगा जब ये ऐसे घूम रहा है तो हम इसको पकड़ के उल्टा ऐसे घुमाए, उल्टे दिशा में घुमाए। बोलो भाई, काम तभी होगा, अन्यथा ऐसे काम होने की चांस नहीं है। भाई ये आराम से ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या काम कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा रहा है ना ऐसे। अरे आपको काम तब करना पड़ेगा जब ये ऐसे घुमा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पकड़ के उल्टा हम ऐसे घुमाए तो काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस पे, जब ये ऐसे घूम रहा होगा ऐसे, तो हम इसको पकड़ के बस थीटा एंगल घुमा देंगे, डी थीटा घुमा देंगे। कितना घुमाएंगे, डी थीटा, बिल्कुल छोटा सा एकदम। मतलब ये ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे घूम रहा था ना, तो हम इसको पकड़ के बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे, यानी डी थीटा घुमाएंगे। तो अगर डी थीटा कोण घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो आखिर वह थोड़ा सा कार्य क्या होगा, तो वही चीजें मैं यहां लिखा हूं कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a और द्विध्रुव आघूर्ण p है, और यह एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। लेकिन और यदि इसे डी थीटा कोण घुमाने में बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य dw हो, तो चल dw का मान क्या होगा, आजा, dw बराबर क्या होगा। dw क्या है, चपरासी है, कार्य है d। इस dw का मान क्या होगा, तो फार्मूला पढ़े, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब इस पे बल कौन लगा रहा है, F या टाउ, तो बोलोगे टाउ। किसके कारण रोटेट कर रहा है, टाउ के कारण, क्योंकि क्वेश्चन में लिखे हो यार, माइनर मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, जा भाग। देखो यहां लिखे हो बाह्य बल आघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। टाउ के द्वारा कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। F के द्वारा नहीं, टाउ के द्वारा। किसके द्वारा, टाउ के द्वारा। तो कार्य बराबर क्या फार्मूला होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का काम कौन कर रहा है, टाउ, तो विस्थापन कितना मिल रहा है, डी थीटा। तो हमें रट्टा मार लेना है कि dw बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा। रट्टा मार लो, एकदम इसको रट्टा मार लेना है। दिस इज द व्हाट्सएप लैंग्वेज, रट्टा मार लो कि dw इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा। dw बराबर क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। और ये प्रीवियस क्लासों में पढ़े हो टाउ भैया के बारे में, क्या कि टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है पीई इंटू साइन थीटा। बोलो भाई, कोई नया बातें तो नहीं है। टाउ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, पीई इंटू साइन थीटा। दोबारा सुन लो, टाउ बराबर क्या फार्मूला होता है, पीई साइन थीटा। इसका मतलब टाउ की जगह पे हम लिख सकते हैं पीई साइन थीटा।
तो बोलो ये डी डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा, इस टाउ के जगह पे ये डी डब्ल्यू बराबर टाउ के जगह पे हो जाएगा पीई इंटू साइन थीटा। अब पहले से डी थीटा महाराज बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें डी डब्ल्यू की वैल्यू प्यार से मिल गया है पीई इंटू साइन थीटा। डी डब्ल्यू का मान थोड़ा सा घुमाने के लिए कार्य प्राप्त हो गया, हमको थोड़ा नहीं घुमाना है, पूरा घुमाना है। समझ में आया? अब देखो इसके बाद इतनी तो आसान चीज है कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया गया जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2 है और द्विध्रुव आगुणपी है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, और इसे डी थीटा कोण घुमाने में बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू क्या होती है, पी ई साइन थीटा, टाउ की जगह पे भरे पी ई साइन थीटा इंटू हो गया डी थीटा। छोटा सा कार्य है डी डब्ल्यू, बिल्कुल छोटा सा कार्य है, और मेरे को पूरा कार्य चाहिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि जो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल बना रहा था ना, इस एंगल को मान लिया मैंने क्या है थीटा, थीटा 1। इसको नचा के मैं यहां कर दूंगा, सॉरी इसके लिए एक और फिगर लिया हुआ है, यहां देखो पहले मान लेंगे, पहले जो ये माइनस क्यू प्लस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये एंगल बनाता था, इसको क्या मान ले रहा है थीटा 1। अब मैं क्या किया हूं, अब यहां से ये इतना कोण घुमाया हूं, गौर करना जरा यहां पे, ये इतना एंगल घुमाया है ये, तो ये वाला मैं मान लिया हूं कि जितना ये घुमाया हूं ये है डी थीटा। कितना है बाबू, डी थीटा। लेकिन फिर मैंने एक चीज ये देखा कि जब मैं यहां पहले थीटा 1 कोण पे था, मैंने ये डी थीटा घुमाया, तो अब यहां से ये एंगल बन गया थीटा 2। कितना बन गया, थीटा 2। पहले थीटा 1 कोण पे था, जब मैंने डी थीटा घुमाया तो कितना घूम गया, थीटा 2। तो अब मैं कहूं कि यहां थीटा 1 से थीटा 2 तक टोटल कार्य कितना हुआ, तब आप क्या बोलोगे, बोलोगे डिफरेंशिएशन को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो बोलोगे टोटल कार्य W होगा, और W बराबर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कहां से कहां तक खाया हो, कहां से कहां तक कार्य हुआ है। तो थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक, थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक क्या किए हो, डी थीटा घुमाने में कार्य किए हैं। तो अब आप बोलो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा है ना, तो वही यहां भर लो, पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। बस क्लियर। अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, W इक्वल टू ये थीटा 1 से थीटा 2, महा मिस्टेक, मिटाने में मजा। ये देखो W इक्वल टू ये PE कांस्टेंट है, तो PE को आप बाहर कर लो, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बचेगा। अब आप देख लो इसके बाद यहां ये W इक्वल टू PE कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। लिमिट आपको दे रखा है थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। अब माइनस अंदर है, बाहर कर लो, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नहीं तो PE बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस PE बाहरी हो जाएगा, और ये क्या बचेगा कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब क्या करेंगे, लिमिट रखने का तरीका क्या है कि इसमें पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो बोलो क्या होगा, ये W बराबर आपका ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा PE, इसमें लिमिट रखो, पहले इस थीटा के जगह पे थीटा 2 रखेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा 2, फिर इस थीटा के जगह पे थीटा 1 रखेंगे तो ये होगा कॉस थीटा 1, ये लिमिट हो गया। बोलो क्लियर है।
अब देखो ये हम इतना पे चाहें तो रिजल्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। क्या हम ये मान लेते हैं कि जब ये θ1 ऐसा मान लेते हैं, यदि में लिख के, यदि इस θ1 का मान हम क्या ले लेते हैं 0, और इस θ2 का मान क्या ले लेते हैं थीटा। मान लेते हैं θ1 0 डिग्री पे है और θ2 जब घुमा है तो मान ले रहा उस स्थिति में उसका मान 0 से बढ़ के थीटा हो गया। तब ये कार्य कितना होगा, तो इस स्थिति में हम कार्य के लिए फार्मूला यहां से ले लेते हैं। ये W इक्वल टू हो जाएगा -PE, और यहां पे ये cos θ2 है तो लिख लो cos, और यहाँ θ2 है, θ2 के जगह पे क्या रख लेंगे थीटा, माइनस cos, यहाँ θ1 है, θ1 के जगह पे क्या लिख लेंगे 0। तो अब बोलो ये W इक्वल टू हो जाएगा आपका -PE, क्लियर। cos थीटा है तो अब छोटा कोष्टक में लिख लो cos थीटा, और cos 0 अंश का मान क्या होता है 1। अब चूंकि माइनस यहाँ क्या दलाली करेगा बाहर करके, अंदर भेज देते हैं। तो जब अंदर भेजेंगे तो जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। तब बोलो ये W बराबर आपका क्या मिल जाएगा, माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा PE, 1 माइनस में है तो प्लस में हो गया, cos थीटा प्लस में है तो किस में हो गया माइनस में। बस खत्म, ये है। इसका मतलब कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव अगर थीटा कोण पर स्थित होगा तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, क्योंकि किया गया कार्य ही यही जो W होता है ना, यही वाला W आपका U होता है। तो कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो आप क्या बोलोगे U इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। इतना डन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, चलेगा। यहां देखो लिखा है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण किस प्रकार के पथ पर गति करता है। जिस प्रकार के पथ पर वह गति करता है आप उस पथ का समीकरण ज्ञात करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन फील दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण किस प्रकार के पथ पर गति करता है, इसके लिए पथ का समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, बेहतरीन चीजें हैं ये भी, ध्यान से समझना। चलो विद्युत क्षेत्र है, पहले हम विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये फिगर है, चित्र में यह एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लिख लेते हैं ई से। किससे लिख लेते हैं, ई से, क्योंकि बोलना पड़ेगा ना कि क्या क्या इसमें दिखाया है भाई साहब, तो बोलना पड़ेगा कि चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, यहां पे एक कोई कण है, थोड़ा सा इसके लिए मैं ये ले लेता हूं। यहां पे हमारे पास एक कोई कण है, इस कण का द्रव्यमान क्या है, m है, और इस कण पर जो आवेश की मात्रा है ना, ये आवेश की मात्रा q है। यानी चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E दिखाया गया है जिसमें Q आवेश से आवेशित m द्रव्यमान का एक कण है। वह इस x अक्ष के अनुदिश, इस x अक्ष के अनुदिश, इस अनुदिश स्मॉल u वेग से क्या है, गतिमान है। कितना वेग से, स्मॉल u वेग से क्या है, गतिमान है। ऐसे गौर करना है, जब x अक्ष के अनुदिश स्मॉल u वेग से गतिमान होगा तो x अक्ष के अनुदिश स्मॉल u वेग से गतिमान है, तो इसका मतलब y अक्ष के अनुदिश स्मॉल u वेग 0 होगा। याद रखना यहां,
जब ये x अक्ष के अंदिश स्मॉल u वेग से गतिमान है तो इस y अक्ष के अंदिश ui का मान क्या होगा? 0। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। ये फिनोमेना है इसकी, ठीक। देख लो, चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E दिखाया गया है जिसमें Q आवेश से आवेशित M द्रव्यमान का एक कण x अक्ष के अंदिश स्मॉल u वेग से गतिमान है। ये चीजें यहां लिखे हैं कि चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E दिखाया गया है जिसमें Q आवेश से आवेशित M द्रव्यमान का एक कण स्मॉल u वेग से x अक्ष के अंदिश गतिमान है और वह गति करते हुए कहां से जाता है? यहां एक पॉइंट वी सेलेक्ट वन पॉइंट, नो मोर देन वन। ये यहां पे जो है ये बिंदु O है, यहां पे बिंदु O पर ऐसे प्रवेश करता है, ऐसे x अक्ष के अंदिश, ठीक है। और x अक्ष अंदिश प्रवेश करने के बाद रुकता नहीं है, तो वही लिख दिए हैं यदि वह t समय बाद बिंदु P पर पहुंच जाता है। ये यानी यहां से लेके यहां एक बिंदु कोई P है, यहां तक पहुंचने में वह टाइम कितना लेता है? t। अगर मैं मान लूं कि जो यहां पे बिंदु P है, कण इस बिंदु तक आने में जो यहां से x अक्ष पर जो दूरी ये वाला तय की, ये दूरी कितना मान ले? x, और जो y अक्ष पे ये दूरी तय की, इसको क्या मान ले? y। तो इसका निर्देशांक होगा x, y, ठीक। तो इसमें हमने दो चीजें देखा। क्या? पहला ये कि अगर ये m द्रव्यमान का कण स्मॉल u वेग से t समय तक x दूरी चला, आ रहा है मेरी बात समझ में? दोबारा, m द्रव्यमान और q आवेश से आवेशित एक कण x दूरी स्मॉल u वेग से चला तो टाइम कितना लगेगा? तो ये पहले टाइम निकालना। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, x/u। एकदम ध्यान से सुनते चलना। m द्रव्यमान का एक q आवेश से आवेशित कण x दूरी स्मॉल u वेग से चलता है तो टाइम कितना लेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, x/u। डन। यहां से यहां तक जब ये भाग रहा था तो इसमें त्वरण कितने की हुई? क्योंकि गति में परिवर्तन कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण है तो जाहिर सी बात है वह गति में परिवर्तन करेगा, और जब गति में परिवर्तन करेगा तो उसमें त्वरण मिलेगा। और त्वरण के लिए फार्मूला आप पहले से रट्टा मार रखे हो। त्वरण के लिए E = फार्मूला होता है F/m। ये कहां से आया? 10 में पढ़े हुए F बराबर m का गुणा इधर होगा तो ma। F बराबर ma नहीं पढ़े हो तो a बराबर पूछेंगे तो m इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो F/m बराबर क्या बचेगा? a। ये पहले से पढ़े हो, कोई नया बात नहीं है। ये आ रहा है मेरी बात समझ में? ये कोई नया बात नहीं है, पहले से पढ़े हो। A = F/m। और ये भी पढ़े हो आपकी F बराबर होता है Q × E डिवाइडेड बाई पहले से है m। ये भी निकल गया, त्वरण भी ले भी थे हम। क्लियर? जाहिर सी बात है भैया, जब u वेग से x दूरी चले होंगे तो टाइम कितना लगा होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, x/u। भाई ये अपनी वेग में परिवर्तन किए होंगे तो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, तो त्वरण कितना मिलेगा? तो a बराबर F/m। f की वैल्यू होता है QE डिवाइडेड बाई m। ये मिला। तो भाई जब ऐसे चलते चलते x में भी जा रहे हैं तो हमको यहां से यहां तक x पता चला, लेकिन ये चलते चलते y में भी गए होंगे तो y में कितनी दूरी तय की? भाई y में कितनी दूरी तय की है? तो दूरी का समीकरण लगाओ। क्या फार्मूला पढ़े हो? S = ut + ½ at²। ये बोलो भाई, ये पढ़े हो ना? S = ut + ½ at²। तो इसमें आपको यहां से यहां तक की दूरी क्या मिली है? y। तो आपको ये y बराबर फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? तो ये दूरी y बराबर S बराबर ut + ½ at² होता है ना, ऐसे होता है
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही नहीं होता है। यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अब चूंकि वाई अक्ष के अंदिश देखो, वाई अक्ष के अंदिश इस कण का प्रारंभिक वेग बोले क्या लेना है आपको, 0। तो इस वाई अक्ष के अंदिश हो गया 0 इंटू क्या हो गया टी, प्लस ये हो गया हाफ। यहाँ आपका ए है, ए का मान क्या निकला है, बोलोगे क्यू ई अपान एम निकला है, लिख लेते हैं। इंटू यहाँ टी है, टी की वैल्यू क्या निकली है आपको, एक्स अपान यू निकली है, ये भी लिख लेते हैं। और 0 से गुणा करेंगे टी में तो भाई पूरा टर्म हो गया 0। तो बोलो y बराबर क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा हाफ, ये क्या बचेगा क्यू ई डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा m, ये स्क्वायर यहाँ छूट रहा है। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब आप देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब ये देखो ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हाफ है तो लिख लो हाफ, थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर रहा है, गुणा कर ले रहा है। क्यू ई का गुणा 1 में होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू ई, 2mu का गुणा एक साथ होगा तो ये हो जाएगा 2mu स्क्वायर। अब बहरी क्या लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। और सब एक साथ, ये इतना क्वांटिटी एक साथ गुणा करके लिख लिए हैं और साइड में क्या लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर। तो यही आपका इक्वेशन है, खत्म, यही है। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब ये प्रश्न बहुविकल्पी में कर दे कि किस प्रकार के पथ पर गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा कि वृत्तीय गति करेगा कि परवलयाकार गति करेगा। तो याद रखना, जब भी आपको ऐसे, जब भी आपको या तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई मिले या वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिखे, या वाई बराबर, हाँ ऐसा ही है, एक मिनट देख लो, जब भी आपको ऐसा मिले कि y बराबर आपको एक्स स्क्वायर मिले या एक्स स्क्वायर बराबर आपको y मिले, यानी एक तरफ 2 घात और एक तरफ 1 घात, एक तरफ 2 घात और एक तरफ 1 घात मिले, आंख बंद करना और लिख लेना कि पथ इसका कैसा होगा, परवलय होगा। कैसा होगा बाबू, परवलयाकार पथ होगा। वह कण किस प्रकार के पथ पर गति करेगा, परवलयाकार। देख लो, इस y पे 1 घात और यहाँ x पे 2 घात, तो y पे 1 और x पे 2 होगा तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। बोलो क्लियर है। या x पे 2 हो के y पर 1 हो तब भी पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। बोलो क्लियर हो गया। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दे कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण किस प्रकार के पथ पर गति करता है, तो क्या बोलोगे, परवलयाकार पथ पर गति करता है। उसके बाद इसके लिए पथ का समीकरण लिखिए, तो हम डेरिवेशन करेंगे और ऐसे ये पथ का समीकरण यहाँ तक लाएंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे, और 2 नंबर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड, डन। ये अब इतना पे क्लास ओवर कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा। 4 क्वेश्चन इसमें कंफर्म कर दिए हैं, बाकी के और क्वेश्चंस कल की वीडियो में अपलोड होंगे। इसलिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।